Good morning, dear students. Now we will start lecture 5 of genetics. Last time पे आपने पढ़ा हुआ था, हम लोग बात कर रहे थे postulates of मेंडल के postulates के बारे में बात कर रहे थे, मेंडल की concept of inheritance के बारे में हम बात कर रहे थे. तो एक था principle of paired factor, concept of postulate of paired factor, दूसरा है postulate of dominance, तीसरा है law of segregation, चौथा है law of independent assortment. तो आपने ये भी पढ़ा था कि जो कार्ल कोरेन साहब थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन यही था. उन्होंने मेज प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, हम पहले ही बता दिए थे रीडिस्कवरी में. उन्होंने जो मेंडेलियन पॉस्टुलेट था उसको लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया. मेंडलिज्म उन्होंने ही दिया था, जो मेंडल का जो पॉस्टुलेट था उसको मेंडलिज्म के फॉर्म में इन्होंने ही कन्वर्ट किया था. तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर हमने बता दिया कि जो एलील होता है, जो फैक्टर होता है वो पेयर में होता है. दूसरा है पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस. पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस क्या है हम आपको ये बताने वाले हैं. तो ये भी जो आपका है डोमिनेंस भी जो है ये भी बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये हम पहले भी आपको पिछले क्लास में बता चुके थे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप छोड़ दो, वही टू जीन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है, बाकी सब मोनोहाइब्रिड में ही आएगा. पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, तो हम सीधे पहले यहाँ पे एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. एग्जांपल हमने लिया स्टेम हाइट में एग्जांपल हमने लिया स्टेम हाइट. इसमें आप देखोगे ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में कैपिटल टी, स्मॉल टी. आप इसको किसी को भी मेल फीमेल मान लो. मेल है, ये फीमेल है, ये प्योर टॉल है, ये डॉर्फ तो हमेशा प्योर होता ही है, आपको पता ही, प्योर डॉर्फ. तो ये डोमिनेंट पेरेंट है, ये रिसेसिव पेरेंट है. तो ये बताइए आप, इससे मिल गया कैपिटल टी गैमीट, इससे मिल गया स्मॉल टी गैमीट. ये गैमीट है, गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी. इनके बीच में आपने फ्यूजन कराया तो मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी. ये है F1 जनरेशन. ये है हाइब्रिड टॉल. तो ये जो F1 हाइब्रिड आया है बेटा, ध्यान दो, F1 हाइब्रिड, इसका फिनोटाइप किससे रिजेंबल कर रहा है, किस पेरेंट से. इसका फिनोटाइप डॉर्फ है, इसका फिनोटाइप टॉल है, ये भी टॉल है. तो इसका जो फिनोटाइप है इस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, इससे रिजेंबल कर ही नहीं रहा है. तो जो F1 जनरेशन है, F1 हाइब्रिड से रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट. F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स एनी वन ऑफ द पेरेंट. तो आप देखिए हम यहां पे लिख देते हैं F1 hybrids resemble in phenotype. उनका जो फिनोटाइप होगा बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, सेम होगा. resemble in phenotypes to only one of parent, और वही पेरेंट जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला होगा उसी से रिजेंबल करेगा. तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है आप देखिए, इसका कंसेप्ट क्या है समझिए. दिस लॉ स्टेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल फिनोटाइप इन F1 हाइब्रिड. ये जो मेंडल का जो पॉस्टुलेट था, ये जो कंक्लूजन था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो कंक्लूजन था, इसका जो कंक्लूजन था, दिस कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन F1 हाइब्रिड
हाइब्रिड, ये F1 हाइब्रिड के ऊपर ये कंक्लूजन बेस्ड है। तो आप ये बताइए बेटा, ये प्योर डोमिनेंट है, कैपिटल टी है, ये रिसेसिव है, स्मॉल टी है। तो ये जो F1 हाइब्रिड आया, गैमेट के थ्रू जब फ्यूजन हुआ है, जो F1 हाइब्रिड बना, एक डोमिनेंट एलील इसके पास फादर से आया, मेल से आया, रिसेसिव एलील इसके पास मदर से आया मान लीजिए, तो ये F1 हाइब्रिड बना। तो ये बताइए, इसके पास एलील तो दोनों है, डोमिनेंट पेरेंट का भी एलील है, रिसेसिव पेरेंट का भी एलील है, दोनों पेरेंट का एलील है इसके पास, लेकिन इसका जो फिनोटाइप है वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, वो जो डोमिनेंट वाला है। तो वही लिखा है ना, कंक्लूजन बेस्ड ऑन F1 हाइब्रिड्स। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? F1 hybrids resemble in phenotype to only one of parent. This conclusion is based on F1 hybrids. तो आपको नोट्स में अपने लिख लेना है, हर चीज डिक्टेट कराना यहाँ पे बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि when two pair of factors present in F1 hybrid, जो F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड में टू फैक्टर्स, टू पेयर नहीं, टू फैक्टर्स प्रेजेंट, टू फैक्टर्स प्रेजेंट, और दो एलील है इसके पास। फैक्टर का मतलब यहाँ पे एलील है, ठीक है, फैक्टर का मतलब यहाँ पे एलील है, दो फैक्टर प्रेजेंट है, और दोनों एलील जो यहाँ पे है, दो फैक्टर प्रेजेंट है, ये दोनों डिसिमिलर है, डिसिमिलर, सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, अलग अलग है, एक कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है। तो ऐसे कंडीशन में बेटा ध्यान दो, व्हेन टू फैक्टर्स प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड, व्हेन टू फैक्टर्स प्रेजेंट इन हाइब्रिड, ओनली वन फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस, कॉल्ड डोमिनेंट, एंड द अदर which is not expressed due to presence of this allele is called recessive. तो हम आपको फिर से बोल दें यहाँ पे, in F1 generation, in F1 hybrids, two factors present, two alleles present, but only one allele is able to express in heterozygous condition, called dominant. केवल कैपिटल टी ही एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। ओनली वन एलील इज एबल टू एक्सप्रेस, कॉल्ड डोमिनेंट, एंड द अदर एलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एलील, डोमिनेंट एलील, कॉल्ड रिसेसिव। तो वही चीज है यहाँ पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप देखो ना, इनके बीच में क्रॉस करेगा, ये मिला, ये टॉल ही क्यों है, जबकि एलील तो इसके पास ड्वार्फ वाला भी आया था, तो ये टॉल ही क्यों है? इसका फिनोटाइप इसी से रिजेंबल कर रहा है, इसका फिनोटाइप इससे रिजेंबल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में केवल एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो करता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव कहलाता है। तो ये जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में ओनली वन एलील या फैक्टर, कुछ भी आप बोल दें, एलील या फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 hybrids कॉल्ड डोमिनेंट। जो अपने आप को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट है, एंड द अदर एलील या फैक्टर इज नॉट एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड रिसेसिव, कॉल्ड रिसेसिव। तो ओनली वन पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंट के पास दो फिनोटाइप था, टॉल और ड्वार्फ, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये जो F1 जनरेशन है,
इसमें केवल एक ही पेरेंटल फिनोटाइप टॉल वाला ही, डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस हुआ है, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस हुआ ही नहीं। तो इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। यही है कि F1 हाइब्रिड में केवल एक ही रिजेंबल करेगा फिनोटाइप में। आगे का प्रोसेस आपको पता ही है बच्चों। हम जब F1 जनरेशन का F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराएंगे तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का आता है। तो ये आपको पता ही है सारा। तो डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा 1:1, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा 3:1। वो सारा का सारा प्रोसेस आपने पढ़ा ही हुआ है, तो वहां पे हमको आगे बताने की जरूरत नहीं, वो आप खुद को पता है, आपको पता है। आगे हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट का। तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो थर्ड पोस्टुलेट है मेंडल का, इसको हमने नाम दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक्चुअल में सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो पोस्टुलेट था कार्ल कोरन्स ने इसको लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। अच्छा, जैसे अभी हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल है कि नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है। तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही एक लाइन लिख लीजिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही आपको ये लाइन लिखना है, अंतिम में लास्ट में लिखना है। पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस में ही आपको नोट करना है कि डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। जो डोमिनेंस है इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो डोमिनेंस था ना, जो डोमिनेंस था, डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये डोमिनेंस वाले में लिखना है आपको। डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि इसके ना ड्यू टू एक्सेप्शंस, अगर एक्सेप्शन ना होता तो हर जगह इसको माना जाता, हर कंसेप्ट में इसको समझा जाता, माना जाता। क्योंकि इसके कुछ एक दो एक्सेप्शंस भी हैं, इसकी वजह से ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल या एक्सेप्टेड नहीं है। एक्सेप्शंस क्या है इसके, हम बात करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये दोनों कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। यही वजह है कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में आ जाते हैं। ये भी आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो क्या है कंसेप्ट, यहाँ पे हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। वह एग्जांपल, सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टेम हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हमने लिया यहाँ पे पेरेंट ले लिया प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ,
ड्वार्फ तो हमेशा प्योर होता है, ना भी लिखेंगे तब भी आप समझ जाना। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये रिसेसिव फिनोटाइप है। इससे गैमेट बना कैपिटल टी, इससे गैमेट बना स्मॉल टी, ये गैमेट है, गैमेट्स। फ्यूजन हुआ गैमेट्स का, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये F1 हाइब्रिड का जनरेशन है। F1 हाइब्रिड्स जो होंगे ना, ये हाइब्रिड टॉल है, आपको पता है। अब क्या करना है, ये जो F1 है अगर हम इनका सेल्फिंग करा दें, F1 हाइब्रिड्स का अगर हम सेल्फिंग करा दें, हाइब्रिड्स इनका हम अगर सेल्फिंग करा दें, तो आप ये बताइए जरा, ये जो F1 हाइब्रिड है, ये एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, इसलिए मोनो हाइब्रिड है। ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा? हाइब्रिड 2 का पावर 1, एक ही हाइब्रिड है, तो ये आप देखेंगे ये 2 टाइप का, 2 टाइप्स ऑफ ये गैमेट बनाएगा। तो हम सेल्फिंग करा देंगे जब इसका, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये हमने हाइब्रिड का सेल्फिंग करा दिया। तो ये बताइए, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये F1 हाइब्रिड है, ठीक है, और ये पेरेंट है, ये इनका ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, ये बच्चा है, ये पेरेंट है, ये बच्चा है, और जाहिर सी बात है बच्चा भी आगे कभी बाप बनेगा, जो ऑफ स्प्रिंग है वो भी तो कभी पेरेंट बनेगा यार। F1 का पेरेंट कौन है? ये, और F2 का पेरेंट कौन है? F1 वाला होगा, जाहिर सी बात है F1 का पेरेंट ये दोनों है, और F2 का पेरेंट कौन होगा? F1 वाला होगा, बच्चा भी आगे कभी बाप बनेगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये बताइए, ये F1 जनरेशन वाले हैं जिनका हम सेल्फिंग करवा रहे हैं, तो आप ये बताइए, जब ये मैच्योर होंगे, जब ये मैच्योर होंगे, इनमें जब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेगा, तो आपने पढ़ा है कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जो गैमेट्स होता है वो मियोसिस से बनता है। तो इस यहाँ भी मियोसिस हुआ था, तभी तो 2 एलील का एक रह गया था, यहाँ भी 2 एलील का एक रह गया था। जब ये गैमेट बनाएंगे तो आप देखिएगा जरा, यहाँ पे मियोसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, मियोसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, तो क्या आया? कैपिटल टी, यहाँ क्या आया? स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये बताइए, पेरेंट में F1 हाइब्रिड में दोनों एलील साथ में थे, लेकिन गैमेट में दोनों एलील क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जो गैमेट्स थे इनमें एलील अलग हो गया, किसी गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, किसी गैमेट में स्मॉल टी जाएगा, दोनों एक साथ किसी में जा ही नहीं सकता, क्योंकि गैमेट क्या होता है? गैमेट तो हैप्लॉइड होता है ना। ये जो था, ये पेरेंट जो था, ये डिप्लॉइड था, लेकिन गैमेट क्या है? गैमेट तो हैप्लॉइड है। और आपने पढ़ा है, सेल डिवीजन पढ़ा है कि मियोसिस में जब एनाफेज फर्स्ट होता है, तो एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाता है अपोजिट पोल पे चला जाता है। और एक बात ये भी बता दें, एक जीन के जितने भी एलील होते हैं ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक ही लोकस पे बैठे होते हैं, सेम लोकस पे बैठे होते हैं। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, या कैपिटल टी है, या स्मॉल टी है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक ही लोकस पे बैठा हुआ होता है। तो ये दोनों गैमेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, एट द टाइम ऑफ मियोसिस, ये दोनों एलील एक दूसरे से क्या हो गए? सेग्रीगेट कर गए। यहाँ पे मियोसिस के नीचे हमने लिख दिया है गैमेटोजेनेसिस। एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दोनों एलील्स एक दूसरे से क्या कर गए? सेग्रीगेट कर गए। अब आप देखिए, मेल के दोनों गैमेट्स को फीमेल के दोनों गैमेट से हम फ्यूजन करा देंगे। तो इसका हम इससे करा देंगे तो कैपिटल टी, इसका हम इससे करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी। तो 1 to 1 जीनोटिपिक रेशियो आता है, आपने पढ़ा है, या जीनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1। आपने पहले भी पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो
तो ये और ये 3:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। ये टॉल हो गया 3, ये एक डॉर्फ हो गया। तो बेटा जी यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको समझना है। डोमिनेंस तो समझ में आ गया कि F1 हाइब्रिड सिर्फ एक ही पेरेंट से फिनोटाइप में रिजेंबल करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, तो आप ये समझिएगा जरा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताइए, जो F1 जनरेशन तक था, जो F1 जनरेशन तक था, F1 जनरेशन किसी एक ही पेरेंट से रिजेंबल करता था फिनोटाइप में, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लेकिन ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में दोनों फिनोटाइप रिकवर्ड हो जाते हैं। ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये क्या है? 3 क्या है? 3 टॉल वाला है, 3। एक क्या है? ड्वार्फ वाला है। इसका मतलब ये है कि F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल फिनोटाइप आपको मिल गया। F1 में सिर्फ एक ही पेरेंटल फिनोटाइप मिला था, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल फिनोटाइप रिकवर हो गया 3:1 के रेशियो में। ये कैसे रिकवर हुआ? इसी को तो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान दो, फिर से सुन लो। F1 हाइब्रिड सिर्फ एक ही पेरेंट से रिजेंबल करता था, डोमिनेंट वाले से, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लेकिन F2 जनरेशन में ये देखिए, ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल फिनोटाइप, टॉल वाला भी और ड्वार्फ वाला भी 3:1 के रेशियो में रिकवर्ड हो गया। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ सेग्रीगेशन की वजह से, एलील्स के सेग्रीगेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। देखिए आप, जैसे ये F1 हाइब्रिड है, ठीक है, F1 हाइब्रिड के पास 2 एलील है। जो F1 हाइब्रिड है इसके पास 2 एलील है, दोनों एलील अलग अलग है, कैपिटल T है, स्मॉल t है, ठीक है, दोनों एलील अलग अलग है। तो आप ये बताइए, जब F1 हाइब्रिड वाला ये जब मैच्योर होगा, इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होना होगा, इसमें जब गैमेटोजेनेसिस होगा, तो गैमेटोजेनेसिस डिप्लॉयड इंडिविजुअल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है? मियोसिस से होता है। और मियोसिस में आपने पढ़ा है, मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर क्या कर जाता है? एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाता है। और जब सेग्रीगेट कर जाएगा तो आपको हम ऐसे दिखा दें, जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर है ये, और एक जीन के जितने भी एलील होते हैं एक ही लोकस पे बैठे होते हैं। तो जैसे आप देखिए, ये कैपिटल T स्मॉल t है, तो यहाँ पे बैठा है कैपिटल T और यहाँ पे बैठा है स्मॉल t, और ये हमने दिखा दिया होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। और जब, क्योंकि पेरेंट डिप्लॉयड था, तो डिप्लॉयड तो 2n था, तो क्रोमोसोम पेयर में था, दोनों क्रोमोसोम इसके पास थे। लेकिन जब ये मियोसिस से गैमेट बनाने लगा, तो एनाफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया। तो सेग्रीगेशन होने से कैपिटल T अलग हो गया, स्मॉल t अलग हो गया। अब ये बताइए, एक गैमेट में ये कॉम्बिनेशन चला जाएगा कैपिटल T वाला, दूसरे में आ जाएगा स्मॉल t वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा गैमेट में। अब तो गैमेट में तो सिर्फ एक ही एलील आया ना, या तो कैपिटल T आएगा या तो स्मॉल t आएगा, वही हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों कैपिटल T स्मॉल t पेरेंट में एक साथ थे, लेकिन गैमेट में कहाँ कैसे हो गए? अलग अलग आ गए। गैमेट में आप देखिए, ये गैमेट में एक में कैपिटल T आ गया, एक में स्मॉल t आ गया। तो गैमेट में सिर्फ एक ही एलील होता है, क्योंकि जो डिप्लॉयड पेरेंट था उसमें मियोसिस हुआ है, तभी गैमेट बना है। तो दोनों एलील्स का यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया है। यही वजह है कि 3:1 का रेशियो आया है। दोनों पेरेंटल फिनोटाइप आपको रिकवर्ड हो गए। आप बताइए, कैपिटल T स्मॉल t है अगर जीनोटाइप,
वो कभी रिसेसिव प्लांट बना सकता है क्या? कभी ड्वार्फ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा अगर उसके साथ में कैपिटल टी है। तब ड्वार्फ बनने के लिए स्मॉल टी को कैपिटल टी से अलग होना पड़ेगा, और अलग तभी होगा जब मियोसिस होगा, जब सेग्रीगेशन होगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एलील एक दूसरे से हाइब्रिड में से सेग्रीगेट कर जाते हैं मियोसिस की वजह से, और फिर जब इन गैमेट्स का दूसरे सेक्स के दोनों गैमेट्स से फ्यूजन होगा तो टॉल भी मिल जाएगा, ड्वार्फ भी मिल जाएगा आपको 3:1 के रेशियो में। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां पे हम लिख देते हैं जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स, ये कहता है, स्टेट्स एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द पेरेंटल phenotypes in F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेशन तो एक्चुअल में है क्या बेटा? एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग and both the parental phenotypes recovered in F2 generation due to segregation of alleles के लिखा दो एलील था, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। एलील्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ F1 हाइब्रिड्स, F1 हाइब्रिड्स। तो आप देखिए, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। तो ये बताइए, जो F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी वाला था उसमें एलील्स का ब्लेंडिंग हुआ क्या? ब्लेंडिंग का मतलब ये हुआ क्या कि कैपिटल टी भी एक्सप्रेस कर गया, स्मॉल टी भी एक्सप्रेस कर गया, प्लांट टॉल और ड्वार्फ के मीडियम का हो गया, इंटरमीडिएट हाइट हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं था। उसका फिनोटाइप डोमिनेंट वाले से रिजेंबल करा था, इंटरमीडिएट नहीं हुआ था। अगर इंटरमीडिएट हुआ होता तो एलील का ब्लेंडिंग हो जाता। तो एलील्स में ब्लेंडिंग नहीं होता है। F1 जनरेशन में एलील्स का ब्लेंडिंग नहीं होता है, वो कभी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, वो टॉल हाइट का ही बनेगा। एंड बोथ द पेरेंटल फिनोटाइप्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, although वन ऑफ देम, दोनों फिनोटाइप में से एक, वन ऑफ देम वॉज नॉट appeared in F1 जनरेशन। दोनों फिनोटाइप्स में से कोई एक फिनोटाइप F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ ही नहीं था। जो रिसेसिव वाला था ना, वो F1 जनरेशन में अपीयर हुआ ही नहीं था। लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल फिनोटाइप रिकवर्ड हो जाते हैं ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। और एलील का सेग्रीगेशन कब होता है? एलील का सेग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट में जो एनाफेज फर्स्ट होता है ना, उसी टाइम पे ही होता है सेग्रीगेशन ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। कब होता है?
मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में होता है, तभी इसको बोला गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों बोला गया ये भी एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। जो पेरेंट होता है, पेरेंट के पास 2 एलील्स होते हैं, 2 एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर। पेरेंट के पास एक कैरेक्टर के 2 एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कुछ भी हो गया। पेरेंट के पास किसी भी कैरेक्टर के 2 एलील होते हैं, और पेरेंट जो होता है वो प्योर भी हो सकता है और पेरेंट हाइब्रिड भी हो सकता है। जैसे F2 का पेरेंट हाइब्रिड ही तो होता है, F1 का पेरेंट प्योर हम लेते हैं, F2 का पेरेंट हाइब्रिड होता है। तो पेरेंट प्योर भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 एलील है यार। आप देखो ना, एलील पेयर में है, वो डिप्लॉयड है, पेरेंट तो डिप्लॉयड में है, डिप्लॉयड है तो 2 एलील होगा। तो पेयर ऑफ एलील है इसके पास, 2 एलील है, और ये एलील एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जब इनमें मियोसिस होगा गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, जब मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट में एक आता है एनाफेज फर्स्ट। वहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम का होता है सेग्रीगेशन। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, जिसकी वजह से गैमेट्स बनता है। और जो गैमेट्स है, आप देखिए गैमेट्स के पास, आप देखेंगे ना, गैमेट्स के पास सिर्फ एक ही एलील होगा। ये गैमेट्स है, ये अलग अलग टाइप के ना, ये अलग अलग टाइप के गैमेट्स मिल गए। गैमेट्स के पास सिर्फ एक ही एलील है, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होता है। तो गैमेट के पास ओनली 1 एलील, ओनली 1 एलील ऑफ ए पेयर। जो पेयर था, पेयर का केवल एक ही एलील गैमेट में आएगा, गैमेट में आएगा। यही वजह है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आप बताइए बेटा, जो पेरेंट है, पेरेंट होमोजाइगस भी हो सकता है, प्योर भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास 2 एलील है। 2 एलील है तो दोनों एलील सेम भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अलग अलग भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि 2 एलील है। लेकिन गैमेट में तो सिर्फ एक ही एलील है, या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, क्योंकि वो मियोसिस से बना है, हैप्लॉइड है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जब एक ही एलील होगा तो प्योर ही होगा ना, एक सिंगल कॉपी है तो हाइब्रिड कैसे होगा? वो प्योर ही होगा, एक ही कॉपी ही होगा। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, बिकॉज गैमेट्स कंटेन ओनली 1 एलील। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर हम एक लाइन में स्टेटमेंट बोलना चाहे तो आप कैसे बोलेंगे? द एलील्स इन F1 हाइब्रिड, इन F1 पेरेंट, इन F1 हाइब्रिड, द फैक्टर्स या एलील्स ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे प्लांट हाइट था, गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, कैपिटल टी स्मॉल टी get segregated from each other due to segregation of homologous chromosome pair during meiosis first, during anaphase first of meiosis first, so that gametes contain only one factor या allele of a pair, whereas parents contain 2 factor, gametes contain only 1 factor या allele. So gametes are always pure. That's why this law is also known as law of purity of gametes. और ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ध्यान देना, ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसका एक्सेप्शन नहीं है। दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये यूनिवर्सल है। हालांकि कहीं कहीं पे एक रिमोट एक्सेप्शन हम इसको मान सकते हैं, कोई प्रॉपर एक्सेप्शन नहीं है वो, इसको यूनिवर्सल माना जाता है। इसका एक रिमोट एक्सेप्शन हो सकता है नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन में भी एक्सेप्शन हो सकता है इसका, लेकिन फिर भी याद रखना ये एक्सेप्शन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक्सेप्शन हो सकता है। फिर भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल माना जाता है, डोमिनेंस को नहीं मानते हैं, क्योंकि को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है इसको एक्सेप्शन मानते हैं, गैमेट प्योर होता है। आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम बता चुके हैं बच्चों कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे। ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का एग्जांपल है, टू जीन्स बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर इनका ये कंक्लूजन बेस्ड था। पेयर्ड फैक्टर, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, ये सारे कंक्लूजन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे। और ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर इनका ये कंक्लूजन बेस्ड था, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे दो कैरेक्टर का लेते हैं हम, सीड शेप एंड सीड कलर। दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सीड शेप में आपने पढ़ा था राउंड और रिंकल्ड। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पहले भी बता चुके हैं, राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था। तो यहाँ पे हम ये दो कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस दिखाने वाले हैं, ये बनाने वाले हैं। तो हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए फिर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखना है। हमने यहाँ पे पेरेंट ले लिया, एक को हमने दिखा दिया राउंड येलो, दूसरे पेरेंट को हमने दिखा दिया रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और इसको हमने स्मॉल में दिखा दिया रिसेसिव को। दो कैरेक्टर हमने लिया है, एक सीड शेप है, दूसरा सीड कलर है। अब तुरंत आप बताओ, तुरंत एक सेकंड के अंदर हम सोचो कि सीड कलर और सीड शेप दोनों वाला जीन कहाँ बैठा है अलग, एक ही क्रोमोसोम पे है, अलग अलग पे है, किस क्रोमोसोम पे है। तो हम बता चुके थे
एस ब्लेक्स्ट साहब ने कैरियोटाइप डेवलप किया था पी प्लांट का, तो आपने उसमें पढ़ा हुआ था कि जो सीड शेप है, ध्यान देना, सीड शेप है, सीड कलर है, इन सब का जो जीन था अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठा था। सीड कलर वाला जो जीन था, येलो ग्रीन वाला सीड कलर वाला जीन बैठा था क्रोमोसोम नंबर 1 पे बैठा हुआ था, और जो सीड शेप वाला जो जीन था क्रोमोसोम नंबर 7 पे बैठा हुआ था। आप अपना नोट्स देख लीजिए, हम पीछे लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। एक बैठा था क्रोमोसोम नंबर 1 पे सीड शेप वाला, और एक बैठा था क्रोमोसोम नंबर सीड शेप वाला बैठा था 7 पे, और जो सीड कलर वाला था वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे बैठा हुआ था, हम पहले ही बता चुके हैं। अब आप देखिए 2 कैरेक्टर लेके हम क्रॉस करा रहे हैं, तो इनके क्रॉस से इससे गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इन गैमेट्स का क्रॉस करा देते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गैमेट्स है। तो ये बताइए, ये बन गया F1 हाइब्रिड जनरेशन, F1 हाइब्रिड जनरेशन, ठीक है। तो ये राउंड येलो मिला आपको, हाइब्रिड राउंड येलो मिला है आपको। तो ये बताइए, ये जो हाइब्रिड मिला है ये कितने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है? 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है बच्चों, ध्यान देना, 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर। ये सीड शेप के लिए हाइब्रिड है, और ये सीड कलर के लिए हाइब्रिड है, 2 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, इसलिए इसको बोल दिए डाई हाइब्रिड। तो ये बताइए, डाई हाइब्रिड के पास कितना एलील होता है? 1 एलील, 2 एलील, 3 एलील, 4 एलील, 4 एलील है इसके पास। 1 पेयर ऑफ एलील फॉर 1 कैरेक्टर, सेकेंड पेयर ऑफ एलील फॉर सेकेंड कैरेक्टर। ये एक पेयर एलील है सीड शेप के लिए, ये दूसरा पेयर एलील है सीड कलर के लिए। तो डाई हाइब्रिड जो होता है F1 जनरेशन में, ये जो डाई हाइब्रिड मिला है, डाई हाइब्रिड F1 हाइब्रिड हैज 2 पेयर ऑफ एलील्स, 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर ऑफ एलील्स मतलब कितने एलील? 4 एलील हैं, 2 एलील एक कैरेक्टर के लिए, दूसरा एलील दूसरे कैरेक्टर के लिए। और ये बताइए, ये दोनों एलील कहाँ बैठे हैं? अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं, क्रोमोसोम नंबर 7 पर, क्योंकि ये सीड शेप का है। और ये दोनों एलील कहाँ बैठा है? अलग क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ये सीड कलर वाला है, पढ़ा है आपने। अब देखिए, अब अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं यहाँ पे, आपको याद रखना है। अब बेटा ये ध्यान देना, इन दोनों एलील का सेग्रीगेशन, इन दोनों एलील का सेग्रीगेशन इन दोनों एलील से इंडिपेंडेंट होगा, ध्यान देना, इन दोनों एलील का सेग्रीगेशन इन दोनों एलील के इंडिपेंडेंट होगा। आप देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर का सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सेग्रीगेशन हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों का सेग्रीगेशन इन दोनों के रैंडम है, इन दोनों से, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट है। इन दोनों एलील का सेग्रीगेशन इन दोनों एलील के इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? ये दो अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं, ये दोनों अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं, जाहिर सी बात है। और जब अब इन दोनों का सेग्रीगेशन इन दोनों के इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये दोनों एलील, एक कैरेक्टर के दोनों एलील दूसरे कैरेक्टर के दोनों एलील के साथ में कंबाइन करके गैमेट्स बनाएंगे। तो आप देख लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, ये इसके साथ में कंबाइन करके गैमेट बना लिया, ये इसके साथ में कंबाइन करके गैमेट बना लिया, ये इसके साथ में कंबाइन करके गैमेट बना लिया, ये इसके साथ में कंबाइन करके गैमेट बना लिया। तो ये बन गए गैमेट्स, ये बन गए गैमेट्स। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स, 4 टाइप के, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिल गए। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, क्या कहता है, हम आपको समझा देते हैं। ये तो एग्जाम्पल हमने दिखा दिया, बाकी इसमें आपने पढ़ा ही हुआ है। जब हम F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराते हैं,
जब हम F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराते हैं, इसका सेल्फिंग कराने पे जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो आपने पढ़ा हुआ है। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपने पढ़ा हुआ है। इसका 1:1, 2:4, 1:1 आता है। इसका 9:3:3:1 आता है। आपने पढ़ा है डाई हाइब्रिड में जीनोटिपिक 1:1, 2:4, 1:1 और फिनोटिपिक 9:3:3:1 आता है। तो जो कंसेप्ट है, जो यहाँ पे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट एक बार हम फिर से बता देते हैं। ये जो डाई हाइब्रिड बना, F1 हाइब्रिड बना, F1 हाइब्रिड में कितने एलील हैं? 4 एलील है। 4 एलील का मतलब 2 पेयर ऑफ एलील्स। एक पेयर एक कैरेक्टर का है, दूसरा पेयर दूसरे कैरेक्टर का है। तो ये सीड शेप वाले एलील का सेग्रीगेशन सीड कलर वाले एलील से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है यार। एक क्रोमोसोम नंबर 7 पे बैठा है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 पे बैठा है। जब अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो इन दोनों एलील का सेग्रीगेशन उन दोनों एलील से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए बोलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट होना मतलब सेग्रीगेट होना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड में ये हमने क्रोमोसोम दिखा दिया, ठीक है। ये हमने क्रोमोसोम दिखा दिया। ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है। F1 हाइब्रिड को हम ऐसे ही तो दिखाते हैं ना। F1 हाइब्रिड को हम लिखते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। और यही चीज़ हमने बिल्कुल एग्जैक्टली क्रोमोसोम पे दिखा दिया। ये है क्या? एलील है ना, एलील। ये एलील है, जीन है। जीन कहाँ बैठा होता है? क्रोमोसोम पे। तो ये जो लाइन हमने बनाया है, ये लाइन आप क्रोमोसोम मान लो, और इस पर हमने एलील दिखा दिया। और आपने पढ़ा है एक जीन के जितने भी एलील होते हैं ना, ये सब एक ही लोकस पे बैठे होते हैं, होमोलॉगस। एक क्रोमोसोम पे एक ही लोकस पे बैठे होते हैं। तो ये सीड शेप वाला है तो क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। सीड कलर का जीन 1 पे बैठा था, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है बच्चों। अब आप ये बताइए, इन दोनों एलील का सेग्रीगेशन इन दोनों एलील के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। मींस कैपिटल R स्मॉल r, ये बन गए 2 टाइप के गैमेट्स। इसने 2 टाइप का गैमेट बनाया, और इसने भी 2 टाइप का गैमेट बनाया, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। इसने भी 2 टाइप का गैमेट बनाया। इनका अलग अपना मियोसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, इस वाले का इसका अलग होगा। इनका सेग्रीगेशन अलग होगा, इनका सेग्रीगेशन अलग होगा। अब ये बताइए, क्योंकि हम 2-2 कैरेक्टर लेके क्रॉस करा रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे 2-2 कैरेक्टर लेके क्रॉस करा रहे हैं, तो हमको क्रॉस में तो 2 जीन समझना पड़ेगा, 2 कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। तो इन दोनों से कॉम्बिनेशन आप रैंडमली सेट करिए। तो इसका इससे कराइए, इसका इससे सेट करिए, इसका इससे सेट करिए, इसका इससे सेट करिए, तो RY, ठीक है, RY ये, तो ये आपको 4 टाइप के 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिल गए आपको। 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, 4 टाइप के आपके गैमेट्स मिल गए। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक्सप्लेन करता है कि डाई हाइब्रिड वाला कैसे 4 टाइप का गैमेट्स बनाता है। तो हम स्टेटमेंट लिखा देते हैं, आपको स्टेटमेंट समझा देते हैं। When 2 pairs of traits, 2 pair of traits मतलब 4 ट्रेट combined in a hybrid
मतलब डाई हाइब्रिड हो गया वो, कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, देन segregation of one pair of traits will be independent of other, then segregation of one pair of traits will be independent of other. या फिर हम बोल दें इसको when two characters, दो कैरेक्टर का मतलब चार ट्रेट, when two characters are combined in a hybrid, then segregation of one character, will be independent from other, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि both the alleles of one character can randomly form gamete with other, and both the alleles या factors of one character, both the alleles या factors of one character randomly form gametes with both the factors of other character, randomly form gametes with both the factors of other character. वही तो है. When two pair of traits, एक ट्रेट ये है, एक ट्रेट पेयर ये है, दो ट्रेट ये है, दो ट्रेट ये है, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, चार ट्रेट है, दो पेयर ऑफ ट्रेट है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट, दूसरे कैरेक्टर के दो ट्रेट. When two pair of traits combined in a hybrid, मतलब दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है तो डाई हाइब्रिड हो गया. देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट्स विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर, मतलब इनका सेग्रीगेशन इसके इंडिपेंडेंट होगा. याद रखना, इनका सेग्रीगेशन इनके इंडिपेंडेंट होगा. तभी तो आप ये बताइए, अगर कैपिटल और स्मॉल आर सेग्रीगेट होगा, हम सिर्फ अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए होते राउंड का रिंकल्ड से, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता? 1:1. फिनोटाइपिक क्या आता? 3:1. इसका अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें, इसका येलो का ग्रीन के साथ में, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मोनो हाइब्रिड में? 1:1. फिनोटाइपिक 3:1. और क्योंकि अब हम इन दोनों को साथ में ले रहे हैं, तो इसका 1:1 जीनोटाइप और इसका 1:1 जीनोटाइप, मोनो इंटू मोनो कर दोगे तो डाई हाइब्रिड हो जाएगा 1:1, 2:4, 1:1. और इसका मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप 3:1, इसका भी 3:1, साथ मिलेंगे तो 3:1 इंटू 3:1 9:3:1 हो जाएगा. तो इसका सेग्रीगेशन इसके क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. या फिर हम बोल दें व्हेन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर है, सीड शेप और सीड कलर, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ये सीड कलर का है, ये सीड शेप का है, ये सीड कलर का है, कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा. एंड बोथ द एलील्स, ये दोनों एलील या ये दोनों एलील, हम कुछ भी ले लें, बोथ द एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर will be segregated, will be
रैंडमली, ये देखिए ये दोनों, एक कैरेक्टर के दोनों एलील दूसरे कैरेक्टर के दोनों एलील के साथ में रैंडमली वो कंबाइन करके देखिए क्या बना लिया, गैमेट बना लिया। तभी तो 4 टाइप का गैमेट बनेगा, और 4 टाइप का गैमेट जब बनेगा तो 4 टाइप का फिनोटाइप भी आपको मिल जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सॉरी, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन गलती से मुंह से निकल आया। ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और बेटा याद रखना, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है occurs only when both the genes, हम जिस 2 जीन की बात करेंगे, जैसे हम यहाँ सीड सेप और सीड कलर वाले की बात करते हैं, when both the genes R जीन और Y जीन, ये दोनों जीन सीड सेप और सीड कलर वाले जीन, when both the genes are present on different different chromosomes, या फिर हम बोलते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, डिफरेंट क्रोमोसोम्स या नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होगा जब दोनों कैरेक्टर के जीन, जो 2 कैरेक्टर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए लिया हुआ है, उनका जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठा होगा, तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अगर एक ही क्रोमोसोम पे बैठ जाएगा तो लिंकेज हो जाएगा, और लिंकेज में कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, ध्यान देना। नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है ड्यू टू लिंकेज इसका ना, लिंकेज इसका एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। क्यों? इफ बोथ जीन्स आर प्रेजेंट सेम क्रोमोसोम independent assortment not occurs. Assortment not occurs. Phenomena या process called linkage. आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, जस्ट एज्यूम, अगर मान लीजिए आर और वाई जीन एक ही क्रोमोसोम पे रहा होता, आर वाई, ये देखिए एक ही क्रोमोसोम पे हमने दिखा दिया। अगर एक ही क्रोमोसोम पे रहा होता तो ये कभी भी 4 टाइप का गैमेट बना पाता क्या? कभी ना बनाता। देखिए ये एक बनता आर वाई, ये एक बनता आर वाई, ऐसे में ना ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, केवल 2 प्रकार का गैमेट बन पाता, बस 4 टाइप का तो बनता ही ना अगर दोनों एक ही क्रोमोसोम पे होते, एक ही क्रोमोसोम पे। जबकि रियलिटी में हमने दिखाया था आर अलग पे था, वाई अलग पे था ना। तो ये तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ड्यू टू लिंकेज में दोनों जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाता, कभी भी 4 गैमेट ना बन पाते, क्योंकि एक ही पे है तो 2 ही टाइप का गैमेट बनता। थैंक यू वेरी मच। आज का हम यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं, आगे हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।